एक हाईवे की कल्पना कीजिए जहां गाड़ियां लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हैं और इस हाईवे पर न कोई ट्रैफिक लाइट है और ना ही कोई लेन डिसिप्लिन। हाँ, और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? जो गाड़ियां खराब हो जाती है ना, उन्हें वही बीच रास्ते में हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है। एग्जैक्टली ये किसी हॉलीवुड फिल्म का डिस्टोपियन सीन नहीं है, बल्कि आज हमारे सर की ठीक ऊपर अंतरिक्ष की कक्षाओं का असली हाल यही है। इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज हम ऐसे ही कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल, और आज का हमारा फोकस उन सभी लोगों के लिए बहुत खास है जो यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जिनकी दिलचस्पी विज्ञान और जियोपॉलिटिक्स के क्रॉस सेक्शन में है। सही कहा। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के हमारे सोर्सेज में नई साइंटिफिक रिपोर्ट्स, डिफेंस पॉलिसीज और इंटरनेशनल न्यूज़ शामिल हैं। और हमारा मिशन ये समझना है कि स्पेस रेस, एनर्जी और एडवांस्ड कंप्यूटिंग कैसे हमारा फ्यूचर शेप कर रहे हैं। और मेरा फोकस इस बात पर रहेगा कि आज हम सिर्फ ये ना देखें कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझें कि ये क्यों हो रहा है और इसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स क्या हैं, क्योंकि रियल इश्यूज वहीं छुपे हैं। तो शुरुआत हम अर्थ से करते हैं, जहां से ये सारी स्पेस जर्नी स्टार्ट होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रास्ता पूरी तरह से जाम है। अगर हम 2025 के डेटा को देखें तो दुनिया भर में 315 स्पेस लॉन्चेस हुए और एक ही साल में 4,651 नए ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट में सेट किए गए। मतलब ये एक माइंड बॉगलिंग नंबर है। वो हाईवे वाली एनालॉजी यहीं फिट बैठती है, अंधाधुंध ट्रैफिक। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये जो स्पेस डिब्रिस या अंतरिक्ष का कचरा बढ़ रहा है, ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग फेलियर नहीं है, ये प्रैक्टिकली एक गवर्नेंस की बहुत बड़ी फेलियर है। गवर्नेंस की? वो कैसे? देखिए, जो हमारी आउटर स्पेस ट्रीटी है 1967 की, वो उस जमाने की है जब अंतरिक्ष में बस गिने चुने सैटेलाइट्स हुआ करते थे। आज सबसे बड़ा इशू क्यूमुलेटिव हार्म या संचयी नुकसान का है। अच्छा। होता यह है कि जब कोई सैटेलाइट अपना लाइफ स्पैन पूरा कर लेता है तो उसको वहां से हटाने के लिए कोई स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल लॉ नहीं है। लॉन्च से पहले ऑपरेटर्स बड़े बड़े वादे जरूर करते हैं, पर बाद में डीऑर्बिटिंग की कोई ठोस जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन एक सेकंड, क्या इंटरनेशनल लॉज इतने कमजोर हैं कि हम इन डिब्रीज को रेडार से ट्रैक भी नहीं कर सकते? आजकल तो इतने एडवांस सिस्टम्स हैं ना हमारे पास। पता नहीं लगा सकते किस देश का कचरा है। ये इतना सीधा नहीं है। इसके पीछे फिजिक्स का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिट में किसी भी चीज को बने रहने के लिए करीब 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना पड़ता है। 7.8 किलोमीटर पर सेकंड, वाओ। हाँ, और अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद कीजिए जो वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। इस भयानक स्पीड पर अगर पेंट का एक छोटा सा टुकड़ा या एक नट बोल्ट भी किसी चालू सैटेलाइट से टकरा जाए, क्या होगा? तो वो एक हैंड ग्रेनेड जितनी एनर्जी रिलीज करता है। और ऐसे लाखों छोटे टुकड़े हैं जिन्हें कंटिन्यूअसली रेडार पर ट्रैक करना लगभग असंभव है। ओ, मतलब आप कह रहे हैं कि जब तक टक्कर ना हो जाए हमें पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, और जब तक नुकसान नहीं होता जिम्मेदारी तय करना नामुमकिन है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। खतरनाक सिचुएशन है। और सोचिए, इसी खतरनाक और भीड़ भाड़ वाले ऑर्बिट से इंसानों को अर्थ पर सेफ वापस लाना हमारे इंडिया के गगनयान मिशन की सबसे बड़ी चुनौती है। सही बात है, क्योंकि जब क्रू मॉड्यूल वापस आएगा तो वो उसी 7,800 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी बेहद तेज रफ्तार गोली को सिर्फ हवा के प्रेशर से रोकने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, और इस पूरी प्रक्रिया को एरो ब्रेकिंग कहते हैं। यही स्पीड कम करने का मेन तरीका है। जब मॉड्यूल इस हाइपरसोनिक स्पीड पर एटमॉस्फेयर में घुसता है तो वो हवा को इतनी तेजी से कंप्रेस करता है कि एक शॉकवेव पैदा होती है। जिससे गर्मी पैदा होती होगी। राइट, एक गर्मी नहीं, तापमान हजारों डिग्री बढ़ जाता है और हवा लिटरली प्लाज्मा में बदल जाती है। यही एटमॉस्फेरिक ड्रैग मॉड्यूल की 90% एनर्जी को सोख लेता है। फिर करीब 12 किलोमीटर की हाइट पर आकर पैराशूट सिस्टम डिप्लॉय होता है। राइट, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। हाँ, फिर वो बे ऑफ बंगाल में स्प्लैश डाउन करता है। राइट। एंड नेवी की टीम फ्लोरेसेंट डाई और स्ट्रोब लाइट्स की मदद से उन्हें ढूंढती है। मॉड्यूल को इंटरनेशनल ऑरेंज कलर से पेंट किया जाता है ताकि नीले पानी में दिख सके। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था, हम इन पैराशूट्स का यूज करके सीधा जमीन पर ही लैंड क्यों नहीं कर जाते?
जैसे स्पेसएक्स के रॉकेट्स आते हैं या कोई हेलीकॉप्टर उड़ता है, एक बड़ा सा इलिप्टिकल एरिया समुंदर में ही क्यों चुना गया? देखिए, इसका आंसर हवा की डेंसिटी और फिजिक्स में छुपा है। हाइपरसोनिक स्पीड पर हवा की डेंसिटी में या दिशा में हल्का सा भी चेंज लैंडिंग स्पॉट को मीलों दूर खिसका सकता है। इसलिए ये एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं, एक बड़ा इलिप्टिकल जोन होता है। अच्छा, तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है? नहीं है। और जहां तक जमीन पर उतरने की बात है, पानी में मॉड्यूल करीब 7 से 9 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से गिरता है। पानी जो है शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जमीन पर उतरने के लिए स्पीड 1 से 2 मीटर्स पर सेकंड होनी चाहिए। तो पैराशूट बड़ा कर लीजिए ना। वही तो प्रॉब्लम है। 7 से 1 मीटर पर सेकंड पर आने के लिए पैराशूट का एरिया लगभग 49 टाइम्स बड़ा करना पड़ेगा। इतना बड़ा पैराशूट ना सिर्फ वजन बढ़ाएगा, बल्कि हवा में उलझने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। मेक सेंस। सेफ्टी वाइज पानी ही बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, अब देखिए, एक तरफ गगनयान लो अर्थ ऑर्बिट के फिजिकल चैलेंजेस से डील कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका का आर्टेमिस 2 मिशन, ये इंसानों को 50 साल बाद मून के फ्लाईबाय पर भेज रहा है। हाँ, 4 एस्ट्रोनॉट्स आ रहे हैं इसमें। बिल्कुल। और इस मिशन में एक छोटी सी पर बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने आई। सोर्सेज बताते हैं कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और कैमरास के बावजूद इंसान की आंख आज भी बेस्ट कैमरा है। एस्ट्रोनॉट्स ने मून पर मीटियोराइट्स गिरने की जो फ्लैशेस होती हैं, जिसे इम्पैक्ट फ्लैशेस कहते हैं, वो अपनी आंखों से देखी। वाओ, दैट्स फैसिनेटिंग। है ना? लेकिन पिछले कुछ सालों की तरह इसमें भी कॉन्स्पिरेसी थियरीज आने लगी हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये सब एआई से जनरेट किया गया झूठ है। देखिए, अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो इस $93 बिलियन के आर्टेमिस प्रोग्राम का मेन मकसद सिर्फ एआई या मून के रहस्य सुलझाना नहीं है। असली वजह है जियोपॉलिटिक्स और चाइना के साथ चल रही नई स्पेस रेस। तो मतलब ये मून मिशन साइंस से ज्यादा पॉलिटिक्स का हिस्सा है? पर अगर ये मिशन मून के साउथ पोल पर पानी या आइस ढूंढ लेता है, तो ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कितनी बड़ी साइंटिफिक बात होगी। हाँ, साइंटिफिक ब्रेक थ्रू तो है। तो फिर मेरा सवाल ये है कि क्या अमेरिका आर्टेमिस अकॉर्ड्स के जरिए चांद के रिसोर्सेज पर अपनी मोनोपोली बनाना चाहता है, या इसके पीछे कोई जेन्युइन स्पेस एक्सप्लोरेशन का मुद्दा है? यहाँ दोनों एस्पेक्ट्स को फेयर तरीके से समझना जरूरी है। साइंटिफिकली, अगर मून पर पानी मिलता है तो उसे तोड़कर रॉकेट फ्यूल बनाया जा सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये डीप स्पेस मिशंस के लिए एक गैस स्टेशन बन जाएगा। ओह, मतलब अगले प्लैनेट्स पर जाने के लिए फ्यूल वहीं से मिल जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखिए, 2015 में अमेरिका ने एक लॉ पास किया था जो उसके सिटीजन्स और कंपनीज को मून के रिसोर्सेज निकालने की इजाजत देता है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स में एक टर्म है सेफ्टी जोन्स। सेफ्टी जोन्स, उसका क्या मतलब है? मतलब जो देश वहां पहले बेस बनाएगा, उसके आसपास एक एक्सक्लूजन जोन होगा जहां कोई और एंटर नहीं कर सकता। दूसरे देश इसे एक तरह की मोनोपोली या कब्जा मानते हैं। वहीं चाइना कहता है कि वो किसी रेस में नहीं है, बल्कि उनका मिशन उनकी नेशनल डेवलपमेंट का हिस्सा है। पर डीपली देखें तो ये लूनर रिसोर्सेज पर कंट्रोल की होड़ है। मतलब अंतरिक्ष में भी वही बॉर्डर वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। खैर, जब ये सुपर पास चांद पर कब्जा जमाने की सोच रहे हैं, तभी इंडिया में एक अलग ही लेवल का काम हो रहा है। आईआईटी कानपुर और एनसीआरए के साइंटिस्ट्स यूनिवर्स की दूरियां नापने का एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं। हाँ, पल्सर्स पर जो उनकी रिसेंट रिसर्च आई है। बिल्कुल। पल्सर्स बेसिकली डेड स्टार्स के स्पिनिंग कोर्स होते हैं जो रेडियो वेव्स छोड़ते हैं। इसको ऐसे समझें, ये वैसा ही है जैसे आप किसी बहुत घने कोहरे में खड़े हैं और आती हुई एम्बुलेंस के सायरन की आवाज से अंदाजा लगा रहे हैं कि वो कितनी दूर है। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। और यहाँ वो जो घना कोहरा है ना, वो इंटरस्टेलर मीडियम है। मतलब तारों के बीच का जो प्लाज्मा और आयोनाइज्ड गैस का क्लाउड होता है। राइट। जब पल्सार्स की रेडियो वेव्स इस प्लाज्मा से गुजरती हैं तो वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। इंडियन रिसर्चर्स ने इस डिस्टॉर्शन के 2 मेन पैरामीटर्स को लिंक किया है। पहला है डिस्पर्जन मेजर। वेट, इसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कुछ रोल है क्या? हाँ, एग्जैक्टली। प्लाज्मा में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स को हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्लो कर देते हैं। अच्छा, और दूसरा पैरामीटर क्या है? दूसरा है स्कैटर ब्रॉडनिंग, जैसे सिंटिलेशन भी कहते हैं। आसान भाषा में
तारों का टिमटिमाना, प्लाज्मा की हलचल से वेव्स बिखर जाती हैं और सिग्नल थोड़ा ब्लर हो जाता है। लेकिन एक बेसिक सवाल है, हमारे पास स्पेस की डिस्टेंस नापने के लिए पैरालैक्स जैसा पुराना और इतना एक्यूरेट मेथड तो ऑलरेडी है, तो फिर इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज और इनके नए के फैक्टर मॉडल की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि पैरालैक्स मेथड की ना एक हार्ड लिमिट है। पैरालैक्स बेसिकली अर्थ के ऑर्बिट पर डिपेंड करता है एंगल्स मेजर करने के लिए। लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हमसे बेहद दूर हैं, उनका एंगल चेंज इतना माइक्रोस्कोपिक होता है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। ओह, तब पैरालैक्स फेल हो जाता है। सही कहा। यहीं पर ये नया के फैक्टर काम आता है। रिसर्चर्स ने डिस्पर्जन और स्कैटरिंग के बीच एक मैथमेटिकल रिलेशन निकाला है। यही के फैक्टर है। ये बताता है कि वो प्लाज्मा क्लाउड कितना टर्बुलेंट है। इन्होंने गम नेबुला जैसे हाईली कॉम्प्लेक्स रीजन्स की डिस्टेंस इससे नापी है। वाओ! और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसकी कोई डिस्टेंस लिमिट नहीं है। फ्यूचर में इसका यूज हमारी मिल्की वे के बाहर से आने वाले फास्ट रेडियो बर्स्ट को ट्रेस करने में भी किया जा सकेगा। ये वाकई बहुत इम्प्रेसिव है। पर देखिए, इन सब एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स को, चाहे वो डीप स्पेस मेजर करना हो या नई ऑर्बिट्स बनाना, इन सब के लिए हमें बेहिसाब एनर्जी चाहिए। और इसी एनर्जी के फ्रंट पर इंडिया का एक बड़ा माइलस्टोन सामने आया है। आप पीएफबीआर की बात कर रही हैं? हाँ, कलपक्कम में जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, उसने अपनी क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। ये हमारे 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम का सेकेंड स्टेज है। अगर इसको सिंपल टर्म्स में कहूँ तो ये एक ऐसी गाड़ी है जो चलते हुए अपना फ्यूल तो जलाती है, पर साथ ही नया फ्यूल खुद बना भी लेती है। और यही एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की सबसे क्रांतिकारी बात है। नॉर्मल फिशन रिएक्टर्स में पता क्या होता है, नेचुरल यूरेनियम का बस 1% हिस्सा यूज होता है, बाकी सब कचरा बन जाता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट। बिल्कुल। पर ये पीएफबीआर उस कचरे को यानी डिप्लीटेड यूरेनियम को यूज करता है। जब फास्ट न्यूट्रॉन्स बिना स्लो हुए इस डिप्लीटेड यूरेनियम से टकराते हैं तो वो उसको प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जितना फ्यूल ये कंज्यूम कर रहा है उससे ज्यादा प्लूटोनियम प्रोड्यूस कर रहा है। ये तो एक तरह से मैजिक जैसा लग रहा है। और यही प्लूटोनियम आगे थर्ड स्टेज में थोरियम यूज करने के काम आएगा, है ना, जो इंडिया में बहुत ज्यादा अवेलेबल है। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी कम नहीं है। हाँ, 2003 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और अभी तक लगभग 8,181 करोड़ रुपए लग चुके हैं। काफी डिलेज हुए हैं। मैंने पढ़ा था कि इसमें पानी की जगह लिक्विड सोडियम कूलेंट का यूज होता है, जो कि बहुत डेंजरस है। लिक्विड सोडियम का यूज इसलिए जरूरी है क्योंकि पानी न्यूट्रॉन्स को स्लो कर देता है और हमें वहां फास्ट न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं। सोडियम हीट तो बहुत अच्छी तरह ट्रांसफर करता है, पर रिस्क बहुत बड़ा है। क्या रिस्क है? लिक्विड सोडियम जैसे ही हवा या पानी के कांटेक्ट में आता है, वो बेहद एक्सप्लोसिव रिएक्शन करता है। रिएक्टर के अंदर किसी पाइप या वॉल्व में एक हल्का सा भी लीक हुआ तो एक मैसिव एक्सीडेंट हो सकता है। इसी डर से जापान और जर्मनी जैसे देशों ने इसमें अरबों डॉलर लगाने के बाद अपने कदम पीछे खींच लिए थे। बाप रे! अगर इन फिजन रिएक्टर्स में इतने एक्सट्रीम डेंजर्स हैं, रेडियो एक्टिव कचरे का डर है, लिक्विड सोडियम का ब्लास्ट होने का रिस्क है, तो फिर पूरी दुनिया न्यूक्लियर फ्यूजन पर इतना ध्यान क्यों नहीं देती? फ्यूजन तो एग्जैक्टली सूरज की तरह काम करता है, साफ सुथरा और अनलिमिटेड। दुनिया उस पर अरबों डॉलर क्यों खर्च कर रही है अगर वो इतना वायबल नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हाल ही में नेचर एनर्जी की एक रिपोर्ट में आया, जिसने इस अनलिमिटेड साफ एनर्जी के मिथ को काफी हद तक तोड़ दिया है। अच्छा, वो कैसे? में है जो इन्वेस्टर्स फ्यूजन पर पैसा लगा रहे हैं, उनके आर्थिक मॉडल्स बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। वो मानकर चल रहे हैं कि फ्यूजन टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस रेट 8 से 20% होगा। एक सेकंड, ये एक्सपीरियंस रेट क्या होता है? एक्सपीरियंस रेट का मतलब है कि जब हम किसी चीज का मास प्रोडक्शन करते हैं और आउटपुट डबल करते हैं तो कॉस्ट उतने % गिर जाती है। जैसे सोलर पैनल्स और लिथियम बैटरीज के साथ हुआ, वो मास प्रोड्यूस हुए तो सस्ते हो गए। ओह अच्छा, तो इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं फ्यूजन रिएक्टर्स भी ऐसे ही सस्ते हो जाएंगे। हाँ, पर रिपोर्ट के मुताबिक असल में फ्यूजन का एक्सपीरियंस रेट सिर्फ 2% के आसपास है। वेट, मतलब फ्यूजन रिएक्टर्स कभी भी सोलर पैनल्स की तरह सस्ते और कॉमन नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं,
क्योंकि फ्यूजन प्लांट फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर नहीं बन सकते। ये प्याज की परतों की तरह इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि कोर का एक छोटा सा पुर्जा बदलने के लिए आसपास के दर्जनों सिस्टम्स को मॉडिफाई करना पड़ता है। और हर प्लांट वहां की जमीन, भूकंप के रिस्क और पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से कस्टम डिजाइन करना पड़ता है। मास प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, और जब तक वो नहीं होगा कॉस्ट कभी उतनी कम नहीं होंगी जितनी उम्मीद की जा रही है। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ हम अनलिमिटेड एनर्जी के सपने देख रहे हैं और रियलिटी कुछ और है, और दूसरी तरफ इन सब मैसिव डेटा कैलकुलेशंस के लिए, जैसे पल्सार डेटा प्रोसेस करना या फ्यूजन प्लाज्मा को कंट्रोल करना, हमें ऐसी कंप्यूटिंग पावर चाहिए जो आज के सिलिकॉन चिप्स के बस की बात ही नहीं है। तो आप क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ इशारा कर रही हैं? बिल्कुल, क्वांटम कंप्यूटर्स जो कैलकुलेशंस को लाखों गुना फास्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी फिजिक्स की एक बहुत बड़ी दीवार आ जाती है, नो क्लोनिंग थ्योरम। द नो क्लोनिंग थ्योरम। इसे ऐसे समझते हैं जैसे आपके पास एक जादू की चिट्ठी है, आप उसकी फोटोकॉपी करने के लिए मशीन में डालते हैं, पर कॉपी तो निकलती नहीं, उल्टा वो असली चिट्ठी भी जलकर राख हो जाती है। ये एनालॉजी काफी इंटरेस्टिंग है, और ये क्वांटम फिजिक्स का एक फंडामेंटल रूल है। आजकल हम लोग अपने लैपटॉप्स में, फोन्स में नेचुरली डेटा कॉपी करते हैं, क्लाउड पर बैकअप लेते हैं। हाँ बिल्कुल, कॉपी पेस्ट तो रोज का काम है। पर नो क्लोनिंग थ्योरम कहती है कि आप किसी भी अननोन क्वांटम स्टेट की एग्जैक्ट कॉपी बना ही नहीं सकते। क्वांटम कंप्यूटर्स में डेटा क्यूबिट्स में होता है, जो एक ही वक्त में कई स्टेट्स में रहता है। राइट, 0 और 1 दोनों एक साथ। हाँ। और जैसे ही आप उस डेटा को पढ़ने की या ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट खो देता है, जिसे हम कहते हैं कि वो कोलैप्स हो गया। अब इसका नुकसान ये है कि क्वांटम क्लाउड स्टोरेज या डेटा बैकअप लेना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बन जाता है। अगर कैलकुलेशन बीच में रुकी या करप्ट हुई तो पुराने बैकअप से रीस्टोर करने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि बैकअप बन ही नहीं सकता। ये तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। इसी एनर्जी हंगर और क्वांटम की डेलिकेसी को देखते हुए साइंटिस्ट ने एक और रास्ता निकाला है, न्यूरोमॉर्फिक चिप्स, जो इंसानी दिमाग की तरह काम करते हैं। एग्जैक्टली। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने हाल ही में हफनियम ऑक्साइड का यूज करके ऐसी चिप्स बनाई हैं जो आर्टिफिशियल सिनेप्सिस की तरह बिहेव करती हैं। हमारे दिमाग में जैसे न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और ये टेक्नोलॉजी आज के कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, जिसे वॉन नॉयमन बॉटलनेक कहते हैं। वो क्या होता है? आजकल के कंप्यूटर्स में मेमोरी अलग जगह होती है जहां डेटा सेव होता है, और प्रोसेसर अलग होता है जहां कैलकुलेशन होती है। डेटा को बार बार इन दोनों के बीच लाना ले जाना पड़ता है। इसमें एनर्जी और टाइम दोनों बहुत वेस्ट होते हैं। अच्छा। लेकिन हमारे ब्रेन में जो सिनेप्सिस होते हैं वो मेमोरी और प्रोसेसिंग दोनों एक ही जगह करते हैं। ये हफनियम ऑक्साइड वाली चिप्स बिल्कुल वैसा ही करती हैं। इससे एनर्जी की खपत थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स कम हो जाती है। तब तो ये बहुत ही क्रांतिकारी है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन्हें सीधा अपने लैपटॉप्स या मैसिव सर्वर फार्म्स में अभी के अभी लगा क्यों नहीं देते? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग का। देखिए, लैब में ये चिप्स परफॉर्म कर रही हैं, पर इन हैफनियम ऑक्साइड फिल्म्स को बनाने के लिए 700 डिग्री सेल्सियस के भयानक टेम्परेचर की जरूरत होती है। 700 डिग्रीज? वो तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और आज की जो कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज हैं वो इस टेम्परेचर पर ऑपरेट ही नहीं कर सकती। इस गर्मी में बाकी के जो डेलिकेट सिलिकॉन सर्किट्स हैं वो सब पिघल जाएंगे। तो लैब स्केल पर तो सक्सेसफुल है, पर फैक्ट्रीज में इसका मास प्रोडक्शन अभी के लिए एक बहुत बड़ा मटीरियल साइंस का चैलेंज है। तो इन सब का असल में क्या मतलब है? आज की इस गहरी चर्चा से एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। एक तरफ इंसान अपने दिमाग और साइंस के दम पर नए बॉर्डर्स पार कर रहा है, चाहे वो स्पेस में नए बेस बनाना हो, एटम के कचरे से एनर्जी निकालना हो, या ह्यूमन ब्रेन की तरह सोचने वाले चिप्स बनाना हो। लेकिन हर छलांग के बाद हम या तो फिजिक्स के हार्ड रूल से टकरा जाते हैं या फिर हमारी खुद की बनाई पॉलिसीज की कमजोरियों से। और यही विज्ञान की और मानवता की सच्चाई है। प्रोग्रेस कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, चाहे वो स्पेस डेब्री के लिए स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लॉज का ना होना हो या फ्यूजन रिएक्टर्स की इकोनॉमिक्स हो। टेक्नोलॉजी अकेले दुनिया नहीं बदल सकती,
उसके लिए स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और फिजिकल लिमिट्स की समझ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा। और आज हम अपने श्रोताओं को एक आखिरी विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं। इस पर ज़रूर सोचिए। अगर क्वांटम कंप्यूटिंग अपने बेसिक फिजिक्स के कारण हमें डेटा कॉपी नहीं करने दे रही और दूसरी तरफ स्पेस का कचरा सिर्फ और सिर्फ हमारी ह्यूमन लापरवाही और कमज़ोर लॉज के कारण ऑर्बिट को बर्बाद कर रहा है, सही पॉइंट है। तो क्या हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां हमारी प्रोग्रेस साइंस के लॉज से नहीं बल्कि इन टेक्नोलॉजीज को गवर्न करने की, उन पर रूल बनाने की हमारी अपनी ह्यूमन इनएबिलिटी के कारण रुकी हुई है? आखिर पॉलिसीज और रेगुलेशंस हमेशा फिजिक्स और इनोवेशन की स्पीड से इतने पीछे क्यों रह जाते हैं? सोचिएगा इस पर। ये वाकई हमारे दौर का सबसे प्रोफाउंड सवाल है। तो ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा। सुनते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और दुनिया को ऐसे ही एक नए नजरिए से देखते रहिए। फिर मिलेंगे।